जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEGC 134 रीडिंग द नोवेल बुक के बारे में। इस बुक में हम जितने चैप्टर हैं सभी को सीरियल वाइज 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। इसमें हम सभी चैप्टर को क्वेश्चन आंसर की मदद से करेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएंगे और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चनों का आंसर देना है। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स, सारे सोल्ड असाइनमेंट्स और इग्नो की क्लासेज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि इसमें सारी लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल तथा ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है द नोवेल एंड इंट्रोडक्शन, कि नोवेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें हम देखेंगे टोटल 10 क्वेश्चन है, उसकी मदद से हम इसको कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा इसमें, वो देखते हैं। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इन नोवेल, गिव 3 रीज़न, कि इसने बताया है कि जो नोवेल है उसको डिफाइन करना मुश्किल क्यों है और उसके 3 कारण बताओ। तो नोवेल की एक फिक्स डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक नोवेल क्या होता है, लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव होता है, जिसमें क्या होगा, नोवेल एक लंबी कहानी की तरह होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, नोवेल को एक लाइन में डिफाइन करना ईजी नहीं है। इसलिए क्या है, इसके 3 रीज़न दूंगा जो इजी लैंग्वेज में होंगे कि इसको डिफाइन करना मुश्किल क्यों है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इन नोवेल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 रीज़न। तो इसके 3 रीज़न कौन कौन से हैं, पहला देखेंगे हम। इसका पहला होगा, वी नीड टू हैव वेरियस पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड दे कैन नॉट बी पुट टुगेदर इन ए सिंगल डेफिनेशन, कि मतलब इसके बहुत सारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस होते हैं। नोवेल को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट व्यू पॉइंट चाहिए, नोवेल को समझाने के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव चाहिए होते हैं। इसलिए इसकी एक डेफिनेशन देना बहुत ही मुश्किल है। इन सब को एक सिंगल डेफिनेशन में फिट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, जो कि होगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो कि हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। अब इसका देखते हैं सेकंड बोल रहा है, नोवेल इज ए वेरी फ्लेक्सिबल फॉर्म विच इंक्लूड डीलिंग विद एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी फील्ड्स। The literary style can also vary, which can range from realistic to naturalistic। तो इसमें क्या बोलता है, नोवेल एक फ्लेक्सिबल फॉर्म होती है जिसमें स्टाइल चेंज होता रहता है। जो नोवेल का स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं होता है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, नोवेल बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि रियलिस्टिक हो गया, रोमांटिक नोवेल हो गया, नेचुरलिस्टिक हो गया। तो इस प्रकार के ये क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है। हर नोवेल का स्टाइल अलग अलग होता है, इसलिए एक ही डेफिनेशन सब पर अप्लाई नहीं हो सकती। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट कवर हो गया। अब थर्ड रीजन देखेंगे, ए नोवेल हैज स्टोरी टू टेल बट ऑल स्टोरीज कैन नॉट बी डेवलप्ड इनटू नोवेल्स। सिंस द नोवेल हैज ए वेरी ओपन फॉर्म देयर माइट बी ए कम्बिनेशन फाउंड ऑफ मोर देन वन फॉर्म। तो थर्ड क्या बोलता है कि इसकी ओपन स्ट्रक्चर होती है, ओपन फॉर्म होता है। तो नोवेल एक स्टोरी होती है, लेकिन सभी स्टोरीज नोवेल नहीं हो सकती। तो क्या होगा, हर स्टोरी नोवेल नहीं होगी। तो नोवेल में क्या होगा, मल्टीपल फॉर्म का कम्बिनेशन हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट्स मिक्स हो सकते हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ओपन और कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हमारा थर्ड रीजन हो गया। तो इसको याद करने की इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमारे पास। जो तीनों पॉइंट है उसके हैं PFO। आप 3 पॉइंट को याद रखिए। PFO, P का मतलब होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, F का मतलब होता है फ्लेक्सिबल फॉर्म और O का होता है ओपन स्ट्रक्चर या ओपन फॉर्म। आप किसी को भी याद कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट है, 3 रीजन है। तो हमने इसको बता दिया है कि इसको डिफाइन करना मुश्किल क्यों है, इसके 3 कारण कौन से हैं। तो इसको बहुत ही ईजी तरीके से हमने देखा और समझा है, जिससे आप इसको आसानी से एग्जाम में आंसर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, हैविंग सेड दैट it is difficult to define a novel, can you still provide a working definition of the term novel। तो इन्होंने क्या बताया है कि इस क्वेश्चन में, जो कि ये क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें
पिछले क्वेश्चन में जैसे देखा हमने, नोवेल को डिफाइन करना डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हमें क्या है, एक बेसिक वर्किंग डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इसके ये बोल रहा है कि हैविंग सेड दैट डिफिकल्ट टू डिफाइन द नोवेल, बट एक डेफिनेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें एक डेफिनेशन हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसकी देखते हैं, नोवेल को एग्जैक्ट डिफाइन करना तो मुश्किल है, लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन इसकी दी जा सकती है। वो क्या होगी वो हम बताएंगे। पर जो डिफिकल्ट है ना बट पॉसिबल है, तो इसमें क्या होगा, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वो मेन पॉइंट है। ए नोवेल इज डिफिकल्ट टू डिफाइन बट वी कैन स्टिल गिव ए बेसिक डेफिनेशंस। द नोवेल इज ए लार्जली क्रिएशन ऑफ द वेस्ट थ्रो देयर हैव बीन क्रिटिसिज who have tried to locate in the ancient writings of Egypt and the writings from the Middle Ages in Japan। तो ये क्या बोल रहा है, इसमें कुछ क्रिटिसिज हैं जो क्या है, नोवेल का ओरिजिन कहाँ हुआ है, एंशियंट इजिप्ट में भी मिलता है और जापान के मेडिवल राइटिंग्स में भी इसके जैसी फॉर्म्स दिखाई देती हैं। लेकिन नोवेल क्या है, मेनली वेस्टर्न लिटरेचर की क्रिएशंस है। नोवेल का डेवलपमेंट मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है। तो अब इसके की पॉइंट्स को याद रखेंगे तो कैसे करेंगे, इसका ओरिजिन वेस्टर्न ओरिजिन में हुआ है, लेकिन कुछ डिबेट्स हैं इसमें, जिसके डिबेट्स रूट्स क्या हैं, इजिप्ट और जापान है। तो इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं, डिफिकल्ट टू डिफाइन है और वेस्टर्न ओरिजिन है इसका, परंतु इसमें डिबेट है, और वो कौन सी है, इजिप्ट की और जापान की मिडियल एजेस की। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका हम थर्ड क्वेश्चन। इज योर वर्किंग डेफिनेशन ऑफ द नोवेल एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ नोवेल, इफ नॉट देन वाई डू वी स्टिल नीड सच ए डेफिनेशन। तो ये बोलते हैं कि जो ऊपर हमने डेफिनेशन दी है ना सभी नोवेल के लिए, ये एप्लीकेबल है सभी नोवेल के लिए, अगर नहीं है तो इसके लिए फिर और डेफिनेशन की जरूरत क्यों है। तो इसका आंसर होगा द डेफिनेशन may not be applicable to each and every type of novel, but we can still have this definition to get an idea about the novel। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ये सभी नोवेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका रीज़न ऐसा क्यों है, सभी के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो डेफिनेशन हमने दी है ना वो हर टाइप के नोवेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर नहीं होती तो फिर भी डेफिनेशन की जरूरत क्यों है। तो इसका सिंपल आंसर मैंने दे दिया कि नहीं, हमारे पास इसकी क्या है, इसमें कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, सभी पर अप्लाई नहीं होती है। इसके जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, हिस्टोरिक नोवेल, रोमांटिक नोवेल, साइकोलॉजिकल नोवेल। तो ये क्या, एक प्रकार के नोवेल एक प्रकार की डेफिनेशन में कवर नहीं होते हैं, इन सभी का नेचर क्या है, डिफरेंट है। तो वन डेफिनेशन सभी नोवेल्स के लिए नहीं आती है, लेकिन इसको क्या क्या है, जो डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये हेल्प करती है दूसरे नोवेल्स को समझने के लिए भी। तो इसका आसानी से क्या बता सकते हैं कि जो डेफिनेशन है वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराती है। द डेफिनेशन मे नॉट एप्लीकेबल टू ईच एंड टाइप ऑफ नोवेल, बट वी कैन स्टिल हैव द डेफिनेशन टू गेट आइडिया टू द अबाउट द नोवेल। तो और नोवेल उसके बारे में आइडिया दे सकता है। ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स है जो कि मैंने आपको करवा रखे हैं, इसमें आंसर दे रखे हैं, इनके आगे भी लिख के बता रखा है कि कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला है हमारा, व्हेन वाज द नोवेल बोर्न इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में नोवेल का जन्म कब हुआ। डिड इट्स डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द सेम सेंचुरी और इन द नेक्स्ट, क्या इसी सेंचुरी में या नेक्स्ट सेंचुरी में इसकी डेवलपमेंट कब हुई, क्या हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ जाननी है कि इंग्लैंड में कब शुरू हुआ नोवेल, और दूसरा क्या है, इसका डेवलपमेंट कब हुआ। तो पहला देखते हैं, नोवेल का ओरिजिन क्या हुआ है, इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में हुआ है। इसी प्रकार क्या है, इसका देखते हैं जन्म कब हुआ, 17th सेंचुरी में। दूसरा क्या है, हमारा जो नोवेल का कंप्लीट डेवलपमेंट है वो 18th सेंचुरी में हुआ है, तो 18वीं सदी में इसका क्या है, डेवलपमेंट हुआ है। तो इसका आंसर दो लाइनों में कवर हो जाता है। स्टार्ट कब हुआ, 17th में, ग्रोथ और मैच्योरिटी कब आई, 18th सेंचुरी में। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे होगा, द नोवेल वॉज बोर्न इन द 17th सेंचुरी, इट वॉज फुली डेवलप्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। मैनी थिंग्स लाइक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें क्या है, जन्म 17वीं शताब्दी में और इसका ग्रो कब हुआ, 18th सेंचुरी में। तो इसके तीन रीजन थे, पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा क्या है, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस आए वो, तीसरा जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आई उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इसका यही रहा। तो ये तीन इसके कारण दिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, What in your opinion was the reason for the emergence of the novel in the England? Answer briefly in the
पोएट फॉर्म। तो क्या है, क्या फैक्टर रहे जो कि इंग्लैंड में जो नोवेल है इतने पॉपुलर हो गए? तो इसका रीज़न हम आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही इजी आंसर है इसका, जो कि आप पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन ने नोवेल को डेवलपमेंट का बूस्ट दिया, जो कि पहला पॉइंट हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इसके कारण क्या है, इसमें थोड़ा बूस्ट आया, लोगों के पास क्या हो गया, फ्री टाइम बढ़ा, लोग रीडिंग और राइटिंग में टाइम देने लग गए। ठीक है, इस कारण क्या हुआ, इंडस्ट्री के कारण थोड़ा पहले ज़्यादा काम करना पड़ता था, ज़्यादा आदमी इंडल्ज होते थे किसी काम में। अभी क्या इंडस्ट्रीज आ गई तो टाइम बचने लगा, फ्री टाइम हुआ तो वो लोग क्या है पढ़ने लग गए। तो इट गिव ए सडन थ्रस्ट to the development of a novel. Apart from this, it provide people with a free time which they use in reading and writing. तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बूस्ट का रीजन क्या था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। दूसरा है सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस। इसमें क्या है, सोसाइटी और पॉलिटिक्स में चेंजेस आ गए, समाज और राजनीति में बड़े बदलाव होने लग गए। तो इसके कारण क्या हुआ, जो क्या चेंजेस आए इसमें, फेडरल पैट्रोनेज सिस्टम खत्म होने लग गया, राइटर्स अब क्या है इंडिपेंडेंट हो गए। इस कारण क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट है ना, ये जो सोशल पॉलिटिकल चेंजेस है, इसके कारण क्या हुआ, इंटरेस्ट बढ़ा लोगों का, वो पढ़ने लग गए। विद द आउटफ्लो ऑफ द टाइम द ओल्ड सिस्टम ऑफ द पैट्रोनेज स्टार्टेड फेडिंग। नाउ द राइटर्स डिड नॉट नीड पैट्रोनेज फ्रॉम द फेडरल लॉर्ड्स सिंस देयर वर पीपल टू सपोर्ट। तो मतलब और ज़्यादा लेखक बन गए, लिखने लग गए, लेखक के पास आज़ादी ज़्यादा मिल गई। थर्ड है हमारा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। प्रिंट टेक्नोलॉजी आल्सो शोड ए वास्ट इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो क्या है, प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आई जिसके कारण जल्दी छपने लग गए। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने के कारण क्या है, ज़्यादा नॉवल छपी, ज़्यादा लोगों तक पहुँची, ज़्यादा लोग पढ़ने लग गए, बुक्स इजीली प्रिंट होने लग गई, ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लग गई। यही इसका कारण है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग का। इंक्रीज इन रेट ऑफ लिटरेसी रेट। तो क्या है, ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होने लग गए, लोग पढ़ने लिखने लगे, क्या है रीडर्स की संख्या बढ़ गई, नोवेल की डिमांड बढ़ गई। तो यही कारण है इसके नोवेल के बढ़ने का कारण। पीपल स्टार्टिंग मोर एंड मोर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी बिकॉज ऑफ देयर वर मोर रीडर्स नाउ देन बिफोर। पहले से ज़्यादा रीडर हो गए, इस कारण भी ज़्यादा नोवेल पढ़े जाने लगे। राइज इन द पॉपुलेशन। तो ये हमारा पांचवा और लास्ट पॉइंट है कि पॉपुलेशन बढ़ी तो उसके कारण बेटर हेल्थ और मेडिसिन आई। हेल्थ और मेडिसिन इंप्रूव होने से पॉपुलेशन तो बढ़ती है ही, तो ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा रीडर्स आएंगे, तो ज़्यादा नॉवल पढ़े जाएंगे। जैसी पॉपुलेशन बढ़ी ऑडियंस भी बढ़ गई। तो ये बहुत ही ईजी है। हेल्थ एंड मेडिसिन वर बेनिफिट ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। तो इस कारण भी क्या है, नॉवल ज़्यादा पढ़ा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे, डू वी नीड टू क्लासीफाई नॉवेल्स एट ऑल, गिव ए वेल थ्रू आउट आंसर। तो हमें क्या है, इसमें दो चीज़ इसने पूछी है, दोनों चीज़ को हम ध्यान से समझेंगे। पहला पूछ रहा है क्या नॉवेल्स को क्लासीफाई करना ज़रूरी है, सेकंड पूछ रहा है अगर करना ज़रूरी है तो क्यों है। तो इसका हम बहुत ही इजी आंसर देखेंगे कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। द नॉवेल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू वेरियस टाइप। तो मतलब नॉवेल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इफ़ वी आर क्लासीफाई ऑल टाइप्स ऑफ नॉवल इट मे नॉट बी यूजफुल अटेम्प्ट्स एज नो रिजिड क्लासिफिकेशन इज पॉसिबल एज द सेम नॉवल मे बिलोंग टू मोर देन वन टाइप। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करने जा रहे हैं तो ये यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि एक टाइप का नॉवल दो प्रकार का हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो एक नॉवल इमोशनल भी हो सकता है, उसके साथ क्या है साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, या इमोशनल हिस्टोरिकल के साथ साथ भी साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो इस प्रकार इसको क्लासीफाई हर टाइप में करना, एक हर लेवल पर जाके करना पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर वी डू नीड typologies for some simple reason that they are useful as they provide us with easy labels that help us knowing what to elaborate in a particular novel. Some shapes and variety can be given in the novel by classifying on the basis of। तो हम कुछ क्लासीफाई कर सकते हैं जिसके कारण क्या है हमें पढ़ने में और इनको बताने में आसानी होगी। तो क्या है, एक स्ट्रिक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक नोवेल एक से ज़्यादा कैटेगरी में आ सकता है। तो एक नोवेल हिस्टोरिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो इसी प्रकार क्या है, फिर भी इसकी क्लासिफिकेशन जो है यूजफुल है, क्योंकि हमें इससे नोवेल को समझने में अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये क्या है, परफेक्ट नहीं है लेकिन हेल्पफुल है। तो इसकी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में जाएंगे
तो इसकी पहली क्लासिफिकेशन देखते हैं, वो होगी द एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी फील्ड। तो एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी फील्ड क्या बताती है? दे आर क्लोज टू सच सोशोलॉजिकल नॉवेल्स, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस नॉवल एंड साइंस फिक्शंस। तो ये ऐसी नॉवल है एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी जो कि इन नॉवेल्स के बारे में बताते हैं जो कि सब्जेक्ट एरिया बेस्ड होते हैं। दूसरा हमारा है सब्जेक्ट मैटर क्लासिफिकेशन, सच एज यूटोपियन नॉवेल्स, क्राइम, डिटेक्टिव फिक्शंस, और हमारा क्या है बिल्ड स्ट्रॉन्ग मैन। तो हमारा ये क्या हो गया, ये थीम बेस्ड हो गई। जो सब्जेक्ट मैटर ना ये किस बेस पे होते हैं? थीम बेस पे हो सकते हैं। थर्ड देखेंगे हम, हमारा वो कौन सा है? लिटरेरी स्टाइल, स्ट्रक्चर और टेक्निक। तो इसमें क्या देखेंगे? सच एज एपिस्टोलरी नॉवेल्स, रियलिस्टिक नॉवेल्स, नेचुरलिस्टिक और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स और द नॉवल ऑफ करेक्टर्स। तो ये हमारे क्या है, इतने टाइप के इसमें हमारे नॉवेल्स आते हैं, जिसमें क्या होगा? एपिस्टोलरी, रियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक, स्ट्रीम ऑफ कंसाइसनेस में इसी प्रकार की क्या है हमारी स्टाइल और टेक्निक बेस्ड है, जो कि राइटिंग स्टाइल बेस्ड होते हैं। ये हमारा थर्ड टाइप हो गया। अब देखते हैं हम इसमें फोर्थ टाइप में। फोर्थ टाइप है हमारा इमोशंस टाइप। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? हमारे रोमांटिक, सेंटिमेंटल्स और स्केप्स नॉवल आते हैं। दे प्रोवोक सच एज रोमांटिक नॉवेल्स, सेंटिमेंटल्स नॉवेल्स और स्केप नॉवेल्स। तो ये इतने सारे नॉवेल्स इसमें आते हैं जो कि हमारे इमोशंस बेस्ड होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे फिफ्थ में आता है क्लास इंटरेस्ट। तो क्लास इंटरेस्ट में कौन से होते हैं? हमारे बोर्जियस और प्रोटेटेरियन नॉवेल्स। तो इसमें क्या हो गए? दे इनसाइट सच एज बोर्जियस और प्रोटेटेरियन नॉवेल्स। तो ये हमारे फिफ्थ, ये इस प्रकार के इसमें नॉवल आते हैं जो कि सोशल क्लास बेस्ड होते हैं। अब हम देखते हैं सिक्स्थ वाला आता है हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया बेस्ड नॉवल, जो कि प्लेस ऑफ स्टोरी के आधार पर होते हैं कि स्टोरी कहाँ घटित हुई है। इसमें आते हैं हमारे वेस्टर्न्स, लोकल कलर और रीजनल्स नॉवल आते हैं, जिसमें क्या हो गया? वेस्टर्न, लोकल कलर और नॉवेल्स ऑफ द सोयल, जो कि हमारी प्लेस ऑफ स्टोरी को बताते हैं। इसका की पॉइंट है। अगला हमारा है ओरिजिन ऑफ राइटर, कि राइटर कहाँ से संबंधित है। इंडो, कॉमनवेल्थ, अफ्रीकन्स कौन सा है उस पर बेस्ड है। तो जो राइटर का बैकग्राउंड है उसके बेस पर होते हैं, कि जैसे कि इंडो, एंजलियन और कॉमनवेल्थ नॉवेल्स और अफ्रीकन नॉवेल्स। तो इस प्रकार ये हमारे नॉवेल्स के क्लासिफिकेशन थे, जो कि हमने अभी 7th क्वेश्चन में किए। इस प्रकार इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो पहले चैप्टर में जो रीडिंग द नॉवल है, इसके बारे में हमने इजी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और ये कुछ मिलान है। तो इनमें आपको मैच करना है ABCDE को 5 को मिलान करना है 1 से लेकर 5 तक। तो जो कि मैंने इसका ऑलरेडी करवा भी रखा है, इसको आप देखकर मैच कर सकते हैं। फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप इनको भी कर सकते हैं, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको आंसर कैसे देना है। यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। अब देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा होने वाला है एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल 1। तो इस चैप्टर को हम अगली वीडियो में देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।